दुनिया भर के बाजारों से आज हल्की सुस्ती और कमजोरी के हैं संकेत और लगातार 8 दिन बढ़ने के बाद क्या आज बाजारों की तेजी पर लगेगा ब्रेक। लंबे वीकेंड से पहले आज ये वीकली एक्सपायरी भी और टीसीएस के आ चुके हैं नतीजे। ढेर सारे इकोनॉमिक डेटा यानी कि बात और विश्लेषण करने के लिए है बहुत कुछ। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक और लंबे वीकेंड के लिए भाई साहब, लंबे वीकेंड के पहले पूरा तेल निकालेंगे आज ही। इतनी सारी चीजें हैं डिस्कशन के लिए और इतने सारे डेटा हैं, इतने सारे ट्रिगर्स हैं, तो दीप जल्दी से शुरू कर देते हैं। अच्छा, हाँ, चलिए आज के ट्रिगर्स। हाँ, मतलब एकदम आज तो सुपर फास्ट स्पीड से चलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो पहला, अमेरिका में महंगाई दर घटी है लेकिन फेड को मंदी का डर लगने लगा है और वो डर दिखाए डाउ में थोड़ा, नेस्डेक में थोड़ा सा ज्यादा। लगातार तीसरे दिन नेस्डेक टूटा है और डाउ की तेजी पर लगा ब्रेक। 4 दिन बढ़ने के बाद 40 पॉइंट नीचे। हमारे यहाँ डेटा मजबूत आते दिखे। महंगाई के आंकड़े 5.66% और आईआईपी ग्रोथ 5.6%। दोनों मिले जुले नजर आएंगे, लेकिन दोनों ही आंकड़े अच्छे। टीसीएस के नतीजे हल्के कमजोर रहे हैं। कल बाजार बंद होने के बाद आए और आज बाजार बंद होने के बाद आएंगे इन्फोसिस के नतीजे। ये है ट्रिगर्स और इसके अलावा जो ट्रिगर्स है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके और भी कई सारे ट्रिगर्स हैं जहां पर करनी बातचीत। तो शुरुआत उस अहम डेटा से ही करते हैं। एक्चुअली थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हो गया सर। तैयार तो हम इन्फ्लेशन के लिए करके गए थे, ये फेड मिनट्स आ गए क्योंकि इन्फ्लेशन का आंकड़ा तो बहुत बढ़िया आया सर। इन्फ्लेशन के आंकड़े में कहीं कोई खराबी नहीं है और दीपा, जिस तरह से महंगाई के आंकड़े वहाँ पर घटकर आए हैं अमेरिका में, काफ़ी अच्छे कहे जाएंगे। जो अंदाजा था कि चलिए 5.2% के आसपास आएंगे, वहाँ 5% का आंकड़ा बढ़िया कहा जाएगा। कोर इन्फ्लेशन अमेरिका का 5.6% के आसपास अनुमान था कि 10 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा। एग्जैक्टली वहीं पर आया है। सो महंगाई के आंकड़े पॉजिटिव हैं, इसमें कोई डाउट नहीं और जैसा आप देखना चाहते हैं वैसा दिख भी रहा है। लेकिन फिर भी अमेरिकी बाजार थोड़ा बहुत करेक्ट हो गए। उसकी वजह यह कि 21 और 22 मार्च को फेड की हुई थी मीटिंग। उस मीटिंग के मिनट्स कल प्रकाशित हुए और उस मीटिंग में 2 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है जो मैं बताना चाहता हूँ। पहली तो यह कि जिसकी वजह से अमेरिकी बाजार घटे वो ये था कि अमेरिका के फेड की मीटिंग के मिनट्स में अमेरिका के बैंकिंग सेक्टर के संकट को लेकर उन्होंने आशंका जताई कि यह संकट अमेरिका को मंदी में ला सकता है। अब अमेरिकी फेड वैसे तो इनडायरेक्टली ये चाहता है कि अमेरिका की इकोनॉमी मंदी में आए, थोड़ी ठंडी हो जी। अब या तो वो ब्याज दर बढ़ा के इसको ठंडा करें ताकि महंगाई काबू में आए, या फिर बैंकिंग संकट से ठंडी हो जाए। राइट, अब ठंडी तो होनी है। ब्याज दरें बढ़ाकर ठंडी करने का फायदा ये है कि आप उससे महंगाई को निपट लेंगे। राइट, लेकिन अगर खाली बैंकिंग संकट से अमेरिका की अर्थव्यवस्था मंदी में जाती है तो फिर महंगाई घटेगी कि नहीं घटेगी इसकी गारंटी नहीं है। राइट। सो आई थिंक ये थोड़ा सा डर था बाजार में। अदरवाइज फेड की मीटिंग के मिनट्स में ऐसा कुछ नहीं है जो हमें नहीं पता, पहले से नहीं पता। मार्च के पहले हफ्ते में अमेरिका का बैंकिंग संकट आया था। यस सर, करेक्ट। 22 मार्च को मीटिंग हुई, उस समय टॉक ऑफ द टाउन यही था। आपको याद होगा हम बात यही करते थे कि फेड क्या बोलता है संकट को लेकर। एग्जैक्टली, बड़ा है, छोटा है, गहरा है, अच्छा है, खराब है। और वही उन्होंने बोला जी। और उसमें भी यहां तक भी डिस्कशन हुआ। सारे फेड के मेंबर्स जो है जो मीटिंग में बैठते हैं उनमें डिस्कशन हुआ भाई कि ब्याज दरें रोक लें क्या, अभी बढ़ाए नहीं, क्योंकि ये जो संकट आया था क्यों आया, एसवीबी वगैरह बैंक जो मुश्किल में आए इस वजह से आए कि तेजी से ब्याज दरें बढ़ रही थी, उनका एसेट लायबिलिटी मिसमैच हो गया, बॉन्ड पोर्टफोलियो में मार्केट लॉस आ रहे हैं, वो उनकी बैलेंस शीट खराब कर रहे हैं। तो क्या हम ब्याज दरें बढ़ाना रोक दें? अगर रोक देंगे तो शायद बैंकों की बैलेंस शीट इतनी खराब नहीं होगी। ये उस समय फेड के सारे मेंबर ने सोचा, लेकिन फिर फाइनली डिसीजन ये हुआ कि बड़ा भूत जिसको भगाना है और मारना है वो तो महंगाई है। इसलिए उन्होंने 1/4% ब्याज दरें बढ़ाई थी। राइट, करेक्ट। और यही वजह है दीप, अगर रिसेशन का खतरा हो, आर्थिक मंदी का खतरा, तो अमेरिकी बाजार उछल जाते हैं ये सोच के कि मंदी तो चाहिए। मंदी के आंकड़े एक्चुअली अच्छे हैं कि फेड ब्याज दर न बढ़ाए, लेकिन कल फिर देखिए अगली मीटिंग के लिए फिर से 70% लोग अमेरिका में मान के चले कि ब्याज दरें बढ़ेंगी। ये कैसे हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है। हाँ। ये इसीलिए हो रहा है कि असली भूत महंगाई का है। सो बैंकिंग से अच्छा, आज मुझे एक बताओ, अपने मार्च में बात अलग थी, यही 1 महीने पहले हमें अमेरिका का और क्रेडिट स्विस का और किस का बैंकिंग संकट कितना खराब लग रहा था। आज कोई बात कर रहा है? नहीं कर रहा है। आप सोचो 15 दिन बाद आज मुंह से बैंकिंग संकट निकला। हाँ, वो भी आया इसलिए है ना। सो बैंकिंग सेक्टर पीछे, महंगाई आगे। सो अभी इसलिए इन महंगाई के आंकड़ों को अच्छा मानते हुए भी अमेरिका के लोग ये मान रहे हैं, वहां के इकोनॉमिस्ट और बैंक ये मान रहे हैं
एक ब्याज दर 1/4 की और बढ़ सकती है। इस वजह से वो ब्याज दरें बढ़ने की जो इच्छा है ना, वो अभी लोगों की खत्म नहीं हुई कि एक और बढ़ जाए। तो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है समझने के लिहाज से कि अमेरिका में कल जो डेटा है उनका क्या मतलब है। बट ओवरऑल नट शेल में बहुत सारे लोग कहते हैं हमें और कुछ नहीं देखना, डाउ देख के हम डिसाइड कर लेते हैं कैसा है। लेकिन डाउ अपनी जगह है, डेटा का विश्लेषण अपनी जगह। आम लोगों के लिए जो समझने वाली बात है वो ये है कि बैंकिंग सेक्टर पीछे रह गया। फेड के मीटिंग के जो मिनट्स आए, 4 दिन से अमेरिका के बाजार बढ़ रहे हैं डाउ। करेक्शन के लिए हल्का कोई बहाना तो दो भाई, रोज तो नहीं बढ़ सकता ना। तो वो एक ब्रेक लगाया है तेजी पे, कोई यू टर्न नहीं लिया है, पहली चीज। दूसरी चीज, महंगाई कंट्रोल में आई है, 5% अच्छी बात है। एक आध महीना और देख लेंगे, ठीक ठाक आ गई तो अमेरिकी बाजार उस पर रिएक्शन दे देंगे आगे। सो आई थिंक ओवरऑल कोई खास खराबी अमेरिका से मुझे नहीं दिखती अभी। कोई खराबी, कोई ऐसी खराबी वाली ऐसा कुछ भी नहीं जिससे की वजह से आप ये सोचो कि ये ब्रेक ही नहीं लगाया, पूरा यू टर्न भी ले लिया है और तेजी खत्म। अब से अमेरिका का बैंकिंग सेक्टर रिसेशन में जा रहा है। एक ही चीज जो मुझे नेगेटिव लगी, जो सबसे ज्यादा जो अनएक्सपेक्टेड थी, वो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 2.25% से 1/4% के आसपास 1.5%, आधा परसेंट के आसपास आया। वो जरूर चिंता की बात है। लेकिन आज अगर सिर्फ मैं ग्रोथ के लिहाज से देखूं, चिंता है। लेकिन अल्टीमेटली तो अमेरिका में अगर ग्रोथ स्लो होगी तो महंगाई कम होगी ही। इसीलिए आप देखिए अमेरिकी बाजारों का रिएक्शन 30-40 पॉइंट का है। नहीं तो यही कोई और वक्त होता, ये फेड का बैंकिंग संकट और उसमें फर्ज करो, अगर यही 22 मार्च को आप सुनते कि अमेरिका का बैंकिंग सेक्टर इतना गहरा है कि ये तो रिसेशन में चला जाएगा तो उस दिन 400-500 निकल जाता डाउ होता। बिल्कुल, आज मिनट पढ़ के फर्क नहीं पड़ रहा। तो सिंपल है, इसको प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे देखिए, आगे बढ़िए। ठीक है। हमारा इन्फ्लेशन बहुत बढ़िया, हमारी भी अच्छी आई है। बढ़िया है। गवर्नर साहब ने पहले से अंदाजा लगाया कि इन्फ्लेशन हमारा काबू में रहेगा और इस बार ब्याज दरें जो उन्होंने रोकी है, इस बार मैं पॉलिसी पे जुड़ नहीं पाया हूँ, कनेक्टिविटी के इशू थे कश्मीर में जब मैं था। लेकिन बहुत अच्छी पॉलिसी और प्रोएक्टिव पॉलिसी गवर्नर साहब ने दी है। तो मेरे ख्याल से, और इस डेटा का उन्हें अंदाजा था। इस डेटा में एक चीज और अच्छी है, ये थोड़ा सा फूड इन्फ्लेशन हमारा घट कर आया, मुझे वही देखना था। देखिए 6% से 4.8%, ये आंकड़ा अच्छा है, ये देखना जरूरी है। सो आई थिंक ओवरऑल नंबर्स हमारे महंगाई के अच्छे हैं। जो हमारा अंदाजा था कि 5.7%, 5.8% के आसपास आएगा, लगभग उतना ही आया। अच्छा, आईआईपी के ग्रोथ के आंकड़े भी अच्छे हैं, जबरदस्त, और लगभग 5.6% ये भी आए, उम्मीद से बेहतर भी है। और जहां आपको ग्रोथ चाहिए, नॉन कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम्स में, कैपिटल गुड्स वाले आइटम्स में अच्छी वाली ग्रोथ आ रही है। ग्रोथ की भी क्वालिटी देखो, मैन्युफैक्चरिंग 0.2 से 5.5%, जो ग्रोथ आपको चाहिए ना वो ग्रोथ मिल रही है। सो आई थिंक कल हमारे आंकड़े दोनों ही बढ़िया हैं, कॉन्फिडेंस देने वाले हैं। सो ऑल इज वेल, अपने यहाँ सब ठीक है। कोई ठीक है सर, बढ़िया। हमारे बाजार की भी बात करते हैं। 8 दिन की तेजी हो गई है, डेटा तो सारा अच्छा है, बाकी सारी भी चीजें अच्छी है। क्या ये बाजार ऑलरेडी प्राइस इन कर चुका है या इस पर भी थोड़ा रिएक्शन अभी बाकी है? क्योंकि 17,800 के ऊपर जो आपको क्लोजिंग चाहिए थी वो कल मिल गई। कल मिली है। आज मुझे ज्यादा लालच नहीं है, बस आप 12 पॉइंट कम भी है चलेगा, 17,800 के आसपास बंद करा दीजिए। आज भी आसपास, बस ज्यादा नहीं। मतलब एक पॉजिटिव क्लोजिंग मिल गई तो भी आई एम थैंकफुल। ठीक है, हाँ, धन्यवाद। लेकिन मतलब एक कायदे से वैसे देखा जाए तो आपको ब्रेकआउट कल मिल गया ना। हाँ, मिल गया। मतलब ऑनेस्टली एक कंफर्मेशन, कभी कभी आप लेना चाहते हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट ना हो जाए वो, तो आज एक कंफर्मेशन ले लेंगे। ओके, ठीक है। तो हमारे बाजार परफेक्ट है। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी 41,750 के ऊपर की क्लोजिंग मुझे ज्यादा कंफर्ट देती है, 41,550 के आसपास की आई है। तो अगर 200 पॉइंट और बढ़ जाए कर जाए तो बहुत बढ़िया। बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ी सी रुकावट वाली जगह पे है, जो 41,700 से 42,000 की रेंज है, वहां पर थोड़ा सा है अभी। लेकिन अब उस रेंज को आप निफ्टी के साथ मिलाकर देखोगे तो फिर वो 18,000 की आ जाएगी आपकी, है ना। सो अगला टारगेट निफ्टी का 18,000 के आसपास का बनेगा, बैंक निफ्टी का 42,000 के आसपास का बनेगा, देखते हैं। और 41,750 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होगा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। निफ्टी में तो मुझे मतलब ज्यादा ना गिरे वो भी चलेगा, 10-15 पॉइंट गिर भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 17,750 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए थी, 800 के ऊपर की मिल गई। तो क्लोजिंग ठीक है, कोई ऐसे हमारे बाजारों में समस्या की कोई बात है नहीं। और दूसरी बात है कि हमारे ऑलरेडी डेटा भी मजबूत है, तकनीकी तौर पर हम मजबूत है, एफआईएस के डेटा ठीक आ रहे हैं, तो ओवरऑल हमारे बाजारों के हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो कमेंट्री में हमारे बाजारों को लेकर देना चाहता हूँ उसमें मैं आपको बता दूं कि 2 चीजें हैं।
आज आपको दोनों तरफ के बाजार मिलेंगे। एग्जैक्टली उसमें कुछ वजह प्रॉफिट बुकिंग की भी है और कुछ वजह आपके सपोर्ट की। पहले कौन सी बताऊं? प्रॉफिट बुकिंग की प्रॉफिट बुकिंग बता दें, चलो ठीक है। जैसा आपने कहा, तो पहली चीज़ है कि फेड के मीटिंग के जो मिनट्स हैं उसके बाद थोड़े अमेरिकी बाजार सुस्त है, अमेरिका सुस्त है और एशियाई बाजारों का कारोबार मिला जुला, तो ग्लोबल संकेत आपके थोड़ी सुस्ती के हैं। दूसरा, आज वीकली एक्सपायरी भी है और वीकली एक्सपायरी पर हम थोड़ा सा पुट कॉल रेशियो पर हायर साइड पर जा रहे हैं, तो बाजार हल्के नहीं है। अब हल्के नहीं है। कल आपको याद है दोपहर में हम बात क्या कर रहे थे 2 बजे कि डे हाई पर बाजार बंद होगा, क्योंकि पुट राइटिंग जबरदस्त होकर रखी। देखो 2 बजे और 2:30 बजे पुट कॉल रेशियो की अहमियत अलग होती है जी सर, और सुबह अलग होती है। क्यों? 2-2:30 बजे जब पुट कॉल रेशियो हायर होता है ना, वो आपको डे हाई पर बंद करने की तरफ इशारा देता है। लेकिन सुबह सुबह जब आप वीकली एक्सपायरी के दिन हायर पुट कॉल रेशियो पर ओपन होते हैं, तो कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन फिर ऊपर पर प्रॉफिट बुकिंग आने के चांस रहते ही रहते हैं। सो हायर पुट कॉल रेशियो पर आप, हाँ व्यू ठीक है, लेकिन वो डेटा अहमियत होती है, हाँ प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि अगर दिन के दौरान पुट कॉल रेशियो हायर है और आपका 1-1.5 घंटे ही बचा है, तो वो मंदी काटने ही नहीं देगा, मंदी करने ही नहीं देगा। करेक्ट, मंदी वालों को कटवाएंगे। लेकिन अब अगर आप हाई पोजीशन लेकर गए, फॉर एग्जांपल 3:30 बजे कोई लेके गया है, वो क्या सोच के ले गया है? अमेरिका के इन्फ्लेशन डेटा, हमारे इन्फ्लेशन डेटा सब देख के हम 50 तो ऊपर खुलेंगे, कोई 15 पॉइंट नीचे खुलने की उम्मीद से तो नहीं लेके जाएगा ना। बिल्कुल करेक्ट, इंट्राडे पोजीशन वो काट के ही जाएगा। सो ये हायर पुट कॉल रेशियो जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको मिलता है, तो ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, मतलब ऐसा पुट कॉल रेशियो नहीं, ओवरबॉट नहीं है। हायर और ओवरबॉट में फर्क है, हर चीज के लिए अलग शब्द इसलिए बना है जी। हाँ, हाई पुट कॉल रेशियो होना और ओवरबॉट होना, वो दोनों में फर्क है। तो थोड़ा हायर तो ऊपर के लेवल पे हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग इसलिए आ सकती है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। वीकली एक्सपायरी नहीं होती तो परसों भी तो था हाई पुट कॉल रेशियो, हमने तो नहीं बोला जी, लेकिन आज है तो उसकी इंपॉर्टेंस है। तीसरा, टीसीएस के नंबर्स बहुत ग्रेट नहीं है स्टॉक प्राइस के मूवमेंट के लिहाज से और आईटी सेक्टर के लिहाज से, तो थोड़े ठंडे ही नतीजे हैं, कमजोरी है। और चौथा है लंबा वीकेंड, तो लंबे वीकेंड के पहले आमतौर पर ज़्यादा डर तेजी करने वालों को लगता है। मंदी करने वाले तो थोड़े कम डरते हैं, या डरते नहीं भी है तो कम से कम दिखाते तो ऐसे ही कि हमें डर नहीं लगता, है ना। मैं कई बार वो 2 शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, दोनों शब्द अच्छे नहीं है। हाँ। तेजी करने वाले डरपोक होते हैं, मंदी करने वाले ढीठ होते हैं, अटके रहते हैं। हाँ, मंदी करने वाले मैं कट जाऊंगा लेकिन पोजीशन नहीं काटूंगा, है ना। और तेजी करने वाला में ऐसा डर लग रहा, मतलब थोड़ा गिराने के चूहे की तरह, मतलब बिल में भाग जाएंगे ऐसा। जबकि मालूम यह है कि अल्टीमेटली आप मंदी करके आपका लेवल आए ना आए, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, स्टॉक तो अलग चीज, तेजी करके आपका लेवल आ जाता है ना। करेक्ट। आप जितने भी शॉर्ट ट्रेडर्स है, किसी को भी आप एक पूछो, कभी न कभी क्या है, निफ्टी 18,900 होगा, नया लाइफ हाई बनाएगा, हर आदमी ये बोला हाँ बनाएगा, कब बनाएगा यही नहीं पता ना। तो आप अगर तेजी की पोजीशन, मंदी की पोजीशन करके इतना लंबा खड़ा रह सकते हो, कभी नीचे आएगा, तो तेजी की पोजीशन वालों को क्यों डर लगता है कि हम खड़े रहेंगे तो कभी तो भाव आएगा। एग्जैक्टली, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, स्टॉक्स की नहीं कर रहा हूँ, फिर कह दे रहा हूँ। बट यही है फिनोमिना है, अब जहाँ जिसको डरना चाहिए वो नहीं डरता, जिसको नहीं डरना चाहिए वो डरता है। एनीवे, तो ये सारे आपके लिए, और करेक्शन वाली बात है, करेक्शन की बात। दूसरी तरफ मजबूती वाले देखो, पहली चीज तो अमेरिका के महंगाई के आंकड़े अच्छे हैं, उसके दम पर अमेरिका ज्यादा घटेगा नहीं। अच्छा, समझ गया, ज्यादा घटेगा। देखो बाकी सब चीजें अपनी जगह है दीप, अमेरिका में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की तारीख में महंगाई है। जब तक कि कोई नया ट्रिगर ना आ जाए, कोई चाइना ताइवान आए या कोई और आए, वो मुझे नहीं पता, नहीं आए तब तक अमेरिका का महंगाई, अमेरिका की ब्याज दरें, ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर, और ये अमेरिका को कॉन्फिडेंस देगा। दूसरा, हमारे खुद के अपनी इकोनॉमी के आंकड़े, हमारे महंगाई के आंकड़े अच्छे हैं, आईपी आंकड़े नीचे सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल। तीसरा, एफआईएस की लगातार खरीदारी, कल के आंकड़े देखो भाई, जबरदस्त गजब खरीदारी की, कल भी कैश में बड़ा दबाकर 1900 करोड़ की खरीदारी बिना किसी ब्लॉक डील के, स्क्रीन पर, ठीक है। और चौथा, तकनीकी तौर पे बाजार बहुत मजबूत है। 8 दिन से आप लगातार हायर हाइज हायर लोज बना रहे हो, ऊपर बंद हो रहे हो। निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर 9 में से सिर्फ एक दिन 200 पॉइंट घटे हैं, बिल्कुल, बाकी 8 दिन आप बढ़े हैं। तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत है, हर गिरावट में खरीदारी आएगी, शॉर्ट कवरिंग वाले काटेंगे। सो इसलिए दोनों तरफ के आपके पास बढ़िया कारण है। सो अपने सिंपल स्ट्रेटेजी वही है, अगर सिर्फ एक तरफा सोचना जानते हैं, बाय ऑन डिप्स, ओके। और अगर अपने दोनों तरफ ट्रेड करना जानते हैं, तो जो ऊपर रुकावट का परफेक्ट लेवल आ रहा है, प्रॉफिट बुक करो, नीचे खड़े हो जाओ, या पहले नीचे आ जाए, सपोर्ट लेवल पे लेना है, ठीक है, वापस ऊपर के, तो दोनों तरफ की ट्रेड आपको मिलेंगे आज के दिन।
टीसीएस की आपने बात करी, उस पर भी चर्चा करेंगे। आई थिंक 8:25 को हमें मैनेजमेंट भी मिल रहा है टीसीएस का। बिल्कुल, तो आइए एक बार पहले स्ट्रैटेजी सुन लेते हैं, जल्दी फिर से कर TCS लेते की भी हैं। बात बिल्कुल करते ठीक बात है। हैं। बताएं सर। ग्लोबल संकेत न्यूट्रल साइड पर हैं, एफआईएस के संकेत हैं पॉजिटिव और घरेलू फंड्स के संकेत हैं न्यूट्रल। वायदा कारोबार के संकेत थोड़ी सी सावधानी बरतें या न्यूट्रल भी कर सकते हैं। सेंटीमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड न्यूट्रल है, नेगेटिव कुछ भी नहीं है हमारी लाइफ में। ठीक है, कुछ और लंबा वीकेंड है इसलिए मूड वैसे भी थोड़ा अच्छा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि काम किया है, फीलिंग ही नहीं आ रही थी। 17,750 आज के लिए माफ कीजिएगा पहला सपोर्ट जोन है, यही आसानी से टूटने वाला नहीं है, लेकिन गलती से अगर डाउ फ्यूचर 150-200 नीचे हो जाए तो आपके लिए 17,550, 17,650 ये 100 पॉइंट की रेंज ब्लाइंड बाय जोन है, ब्लाइंड बाय जोन लेना ही लेना है। बैंक निफ्टी नहीं सॉरी ऊपर का लेवल 17,850, 17,925 ये पहली रुकावट की जगह है, पार करना थोड़ा मुश्किल होगा, आज इसमें अटकनी चाहिए। लेकिन अगर मूड बन गया, जैसे कल 17,800 को पार करने का मूड बना लिया और आज भी ऐसा बना ले, तो एक बड़ा नंबर आ रहा है ऊपर 17,975, 18,025। बड़े लंबे समय बाद 18,000 की बात कही है, मुँह से 18,000 निकला है ना, आ गया, तो आ गया फाइनली, दूर नहीं है। हाँ वो कहते कि हमारी विजन वाली डिस्टेंस में आ गया। बैंक निफ्टी 41,275, 41,375 पहला सपोर्ट जोन है, इसके ठीक नीचे 41,000, 41,150 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। मंदी तभी सोचना है जब 41,000 के नीचे बैंक निफ्टी अब जाए, जब तक न जाए 40,841 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन के आ गया, ये बैंक निफ्टी है। ऊपर 41,675, 775 हल्की फुल्की रुकावट की जगह, ये तो रेंज आज टेस्ट करनी चाहिए। हो सकता है इस रेंज में प्रॉफिट बुकिंग आए, हम डाउ फ्यूचर्स को देखकर डिसाइड करेंगे उस वक्त क्या कुछ चल रहा है। लेकिन जो बिकवाली की जगह है जहां पर अगर आज आप पहुंचते हैं 41,975 से 42,075, ये 100 पॉइंट की रेंज में पहुंचते तो एक बार यहां पर 100% लॉन्ग पोजीशन प्रॉफिट बुक कर लेना है। ओके, लंबे वीकेंड के पहले अगर ये रेंज मिल जाए, थैंक यू, कर ही लेना है। मंडे की मंडे देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक ही दिन में कोई 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी मंडे को ऊपर नहीं खुल जाएगा, 500 ने ऊपर नहीं खुल जाएगा। इस लेवल पे प्रॉफिट बुक कर लेना भाई साहब, 39,000 से 42,000 के आसपास 3,000 पॉइंट नॉन स्टॉप दे ही देना है, क्लियर कट है। गॉट इट। ठीक है। डेटा इंडेक्स में थोड़ी सी 28 से 35% बढ़ेगी, अब धीरे धीरे एफआईएस के डेटा बढ़ रहे हैं, पहले जितने अंडर ऑन तो नहीं रहे, लेकिन ठीक है। पुट कॉल रेशियो की हम बात कर ही चुके हैं, विक्स बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉप लॉस दे दूं, स्टॉप लॉसेस 17,700 इंट्राडे, क्लोजिंग 17,600। जिनको दूर रखना है 17,600 भी रख सकता है इंट्राडे, आपके अपने हिसाब से स्टॉप लॉस रख सकते हैं फिलहाल ये। बैंक निफ्टी इंट्राडे स्टॉप लॉस से 41,250, क्लोजिंग है 41,000। अगर आपको क्लोजिंग बेसिस पे भी छोटा रखना है तो आप 41,250 रख सकते हैं, क्लोजिंग बेसिस पे। मतलब ये स्टॉप लॉस आप अपनी पोजीशन के हिसाब से इंटरचेंज निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट साइड पे नहीं करना, वो मैं दे रहा हूँ भी। ओके, 17,850 यही आपका स्टॉप लॉस है, इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी यही है, इसमें चेंज नहीं करेंगे, बदलाव नहीं करेंगे बस। अगर करना ही है तो 18,000, फिर बहुत दूर हो जाएगा, 200 पॉइंट आपको वो चलता हो तो ठीक है। ठीक है, बैंक निफ्टी का इंट्राडे स्टॉप लॉस 41,750, क्लोजिंग भी यही है, और यहाँ पर भी अगर आपको बड़ा लगाना है तो फिर 42,000 मेरे हिसाब से ये काफ़ी है। ठीक है, डन। ठीक है, नई पोजीशन खरीदना है निफ्टी 17,650, 17,750, इस 100 पॉइंट की रेंज में टुकड़ों में खरीदिए। 750, 725 पे पहली एंट्री, 650 आए तो और लेना है। ठीक है, 700 पे और लेना है, 3 टुकड़ों में लेना है। ठीक है, 17,600 का स्टॉप लॉस, टारगेट जो बनेगा 800, 825 दो छोटे टारगेट हैं, 875, 925 दो मीडियम टारगेट, 975 का फाइनल टारगेट। थैंक यू, सिंपल। लेकिन एग्रेसिव ट्रेडर अगर आपको लगता है कि अरे इतना नीचे आएगा ही नहीं, तो आप सिंपल 17,700 के स्टॉप लॉस से खरीद लीजिए। 17,850, 875 दो छोटे टारगेट है, 925, 975 दो मीडियम टारगेट है, 18,000, 18,025 फाइनल टारगेट है। भाई अगर 25-50 पॉइंट ही नीचे खुले और आपको लगता नहीं मैं तो ज़्यादा इंतजार करूंगा ही नहीं, मुझे ले ही लेना है, तो आप ये भी कर सकते हैं। अब आइए बेचने की बारी, पक्का निफ्टी बेचना भी है, और बेचने के लिए बढ़िया परफेक्ट रेंज दे रहा हूँ दीपक, 875, 975। ओके, 17,875, 17,975 इस रेंज में बेचना ही बेचना। 18,000 से थोड़ा पहले, बिल्कुल समझ गए आप, एकदम परफेक्ट, वहाँ बेचना ही है। 18,050 का स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है, टारगेट जो बनेंगे 17,850, 750, 825 और 750 दो छोटे टारगेट है, 725, 700 दो मीडियम टारगेट है, और 650। बेसिकली अब जो होगा ना दीप, मैं आपको ब्रॉडली समझाता हूँ, इससे आइडिया लग जाएगा। 17,600 से 18,000, ये 400 पॉइंट की रेंज में बाजार अब थोड़ा टाइम पास करेगा। अच्छी तेज मूव आ गई ना, तेज मूव आने के बाद न 17,600 के आसपास आएगा, सपोर्ट आ जाएगा 600, 650। ठीक है, 18,000 के आसपास आते ही 950, 18,000 प्रॉफिट, थोड़ा कंजेशन हो जाएगा। बस यही है, समझ गया सर। ठीक है,
बैंक निफ्टी में क्या होगा? बैंक निफ्टी खरीदना है आपको 41,000 और 41,150 की रेंज में अगर मिलता है, थोड़ा दूर का दिया है लेकिन ये रेंज नोट करके रखो, ये रेंज अच्छी है खरीदने के लिए, कंफर्टेबल है और सेफ है। 40,800 का स्टॉप लॉस है, ऊपर का टारगेट 41,275, 350 दो छोटे टारगेट हैं, 400 का मीडियम टारगेट है, 41,550 और 625 के बड़े टारगेट हैं। लेकिन एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए इतना नीचे का इंतजार नहीं करना है, आपको 41,275, 41,375, 400 की रेंज में ही खरीद लेना है। 41,275 से 41,400 की रेंज में लीजिए, 41,200 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा और टारगेट आपको रखना है 41,550, 625 दो छोटे टारगेट हैं, 675, 725 दो मीडियम टारगेट है, 775 और 41,975 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। ये क्लियर कट है। अब आइए बेचने के बेचने में आज बड़ा मुश्किल वाला मामला था कि कहाँ से बेचना शुरू करें। क्या 625 पे ही बेच देना चाहिए, बड़ा नज़दीक लगता है 75 पर, 675, 725, 725 ठीक लगता है। मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊं, मन नहीं बना पाया कि एग्जैक्टली कहाँ से शुरू करना चाहिए, लेकिन ऊपर कहाँ बेचना है ये तो क्लियर है, 41,975 तो क्लियर है बेचना है। अब एक पहला लोट अगर आपको बेचना है वो 700 के आसपास कहीं भी देख लीजिए आप, जहाँ आपको ठीक लगे। वो मैं एकदम क्लियर मन नहीं बनाया कि 675 पे बेचें, 725 पे बेचें, 775 पे एक लोट कहीं न कहीं वहाँ बेच दीजिए और दूसरा 975 के लिए रखिए। थोड़ा दूर है लेकिन ये स्ट्रेटजी आपके लिए सही रहेगी। 42,100 का आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे 41,725 और 41,675 दो छोटे टारगेट है, 41,625, 41,550 दो मीडियम टारगेट है, 41,400 और 41,375 बड़े टारगेट के लिए करनी है बिग वाली। ये क्लियर कट है आपके लिए, लेकिन ये ट्रेड भी लीजिए जरूर। और ये सारे के सारे लेवल में फिर बता दूं, स्पॉट लेवल है, कैश लेवल है, नहीं कि फ्यूचर्स। गॉट इट सर। तो अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए दोनों तरफ के मौके हैं। बैन लिस्ट डबल हो गई सर, डेल्टा कॉप को कंपनी देने के लिए बलरामपुर आ गया है बैन में, जो कल बात हो रही थी। फंड्स का डेटा थोड़ा हमने टच किया था। फंड्स के डेटा के पहले टीसीएस का मैनेजमेंट से बातचीत करने का टाइम, तो मैं जल्दी से टीसीएस के नतीजों पर एक बार आउटलुक दे देता हूँ हमारे दर्शकों को। टीसीएस के नतीजों में देखिए, आय, मुनाफा और मार्जिन, ये तीनों उम्मीद से हल्के से नीचे आए, हल्के से उम्मीद से नीचे आए आय, मुनाफा और मार्जिन। नए ऑर्डर जो आए हैं वो उम्मीद के मुताबिक है, उम्मीद से हल्के से बेहतर है। कि आय जो है वो उम्मीद के मुताबिक है, लेकिन थोड़ा सा नए ऑर्डर की उम्मीद जो है हल्की सी बेहतर दिख रही है, थोड़ी सी सिल्वर लाइनिंग। मैनेजमेंट की कमेंट्री न्यूट्रल है, ना बहुत अच्छी है ना बहुत खराब है, ठीक है। ब्रोकरेजेस की तरफ से ईपीएस के अनुमान लगभग 2% के आसपास, लगभग सारे ब्रोकरेज ने अनुमान कम किए। और उस लिहाज से देखें, पिछले नतीजों के वक्त दीप 3350 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था, इस नतीजे पर 3250 पे, 100 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है 3 महीने में, ठीक है। वित्त वर्ष 2024 की अर्निंग पे अगर आप देखेंगे तो लगभग 24 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल लगभग 24 का है। हिस्टोरिकली 20 के आसपास के मल्टीपल पर महंगा नहीं माना जाता, तो थोड़ी सी अभी भी मतलब वैल्यूएशन के लिहाज से गुंजाइश है, महंगा है थोड़ा सा नीचे आने की। लेकिन पॉइंट ये है कि लोग शॉर्ट हैं। सो मेरा पॉइंट ये है, स्टॉक को आपको कैसे ट्रेड करना है। अगर नतीजों के बाद शॉर्ट कवरिंग की वजह से स्टॉक ऊपर आ जाए, प्रॉफिट बुक करना है। नतीजों के बाद अगर स्टॉक पहले नीचे आ जाए तो आपको लेना है। 1.5 से 2% नीचे, 1.5 से 2% ऊपर, शायद ये रेंज रहनी चाहिए टीसीएस की नतीजों के बाद। इसके अलावा मुझे नहीं दिखते, तो मेरे ख्याल से मिले जुले नतीजे। एक और चीज़ जो कहना चाहता हूँ, नतीजों के बाद अगर आपको गाइडेंस लेना है, अगर आपको गाइडेंस लेना है आईटी सेक्टर के लिए, तो ये टीसीएस की कमेंट्री से नहीं मिल रहा। अच्छा इसके लिए आपको इन्फोसिस की कमेंट्री का इंतजार करना पड़ेगा। मैंने सोचा कि टीसीएस को सुनकर शायद अंदाजा लग जाएगा, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ सकता है थोड़ा सा। एक बार सुन भी ले सर मैनेजमेंट। हाँ, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, तब तक एक बार डेटा भी चेक कर लें। आप फंड्स का डेटा आप एक बार एफएनओ के बैन के डेटा बता रहे थे। बलरामपुर आ गया और डेल्टा कॉप ऑलरेडी था बैन में, तो वो डबल हो चुका है लिस्ट। डेल्टा के साथ अब बलरामपुर आ चुका है। चलिए, तो अब मैं आपको पहले एफआईएस के डेटा बताऊं। 1900 करोड़ की दमदार खरीदारी कैश मार्केट में, बिल्कुल ठीक है। 1675 करोड़ के आसपास की खरीदारी आपकी इंडेक्स फ्यूचर्स में है। 1475 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे। अब इससे ज्यादा क्या लोगे आप? एफआई मतलब इससे क्या मतलब, क्या सारा पैसा एक ही दिन में डाल दे? करेक्ट सर, बढ़िया ले रहे हैं भाई। मतलब जब ये बेचे थे हमारे रिटेल तगड़े टिके रहे, 17,000 के नीचे हमने लगातार बोला भी पैसा डालिए। फंड तक बताएं, जनरली फंड की बात नहीं करता हूँ। तो आई थिंक बढ़िया है, डेटा बढ़िया है। एफएनओ के डेटा में 17,800, यही एक इंपॉर्टेंट लेवल जो मेक और ब्रेक का है। 17,800 के पुट पर 76 लाख शेयर है और 17,800 की कॉल पर 86 लाख शेयर है। तो यही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला मामला बन जाता है। और बाकी कोई नीचे 17,700
हल्का फुल्का सपोर्ट आपको दिखेगा। आइए सीधे करते हैं टीसीएस के मैनेजमेंट से मुलाकात। हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल कर रही हैं उनसे बातचीत। चलते हैं सीधे टीसीएस हेडक्वार्टर्स। इस वक्त जो सेटअप है आईटी सेक्टर को लेकर एंड स्टॉक्स एज इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हम देख रहे हैं कि री रेट हो रहे हैं डाउनवर्ड्स ओवर लास्ट 1 ईयर एक्चुअली। नाउ अनसर्टेनिटी यूएस मार्केट्स की और भी इस वक्त प्रेशर ऐड कर रही है। ऐसे समय में आप कैसे देख रहे हैं द फ्यूचर ऑफ इंडियन आईटी सेक्टर इन द नियर टर्म, क्योंकि काफी नेगेटिव सेंटिमेंट है, उसका असर सीधे सीधे आईटी सेक्टर पर पड़ता है। तो कैसे आप मैनेज करेंगे जो आपकी ग्रोथ मोमेंटम है, डबल डिजिट ग्रोथ दैट यू हैव एंटिसिपेटेड इन FY20? अगर हम TCS की पहले बात करें, एंड प्रोबेबली यू कैन टेक TCS एज अ एक्सटेंशन ऑफ द ओवरऑल IT, FY23 TCS का हमने 13.7% ग्रोथ डिलीवर किया, एंड दैट वाज ऑन द बैक ऑफ mid-teens ग्रोथ ओवर 15% इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। एंड अगर हम ओवरऑल वर्टिकल्स के हिसाब से देखें, हमारे सारे वर्टिकल्स जो है डबल डिजिट से मिड टीन्स के बीच में रहे। मोस्ट ऑफ देम आर बिटवीन 13 to 15% ग्रोथ इन FY23। अगर ज्योग्राफी के हिसाब से भी देखें तो US UK दोनों 15% के पे ग्रो किए, एंड Europe, given the concerns it had in the last year, had a near double-digit growth. Looking forward from here, if you look at it, the things from a geography perspective, what we have called out. अगर हमने जब UK की बात की थी, हमने तकरीबन 2 से 3 क्वार्टर पहले कॉल आउट किया था कि customers have taken everything in their stride and they are actively taking decisions. That resulted in deal wins in the previous quarter, and you see in the current quarter अगर आप revenue देखें तो UK का revenue has outperformed significantly, much higher. It's almost 5% in constant currency terms sequentially. Europe हमने last quarter call out किया था कि now customers are getting more and more proactive, taking decisions. That has led to better deal wins in Europe coming in this quarter. And hopefully what happened in UK should continue. What has happened in North America is decision making जो है from the beginning of the quarter, the sequence of events जो February और March में हुए हैं came in increasingly negative, both from macro environment perspective और customer sentiments भी negative होते गए, and that is what is playing out in the current one, and probably in the short term, people, the economists come and tell us that there would be a technical recession, maybe a 2-quarter contraction. But if you look at it, technology as a industry perennial, technology की demand जो है and the trends जो देखते हैं हम, whether cloud transformation है या in terms of modernization of their entire systems, या कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन जो कस्टमर्स एक्सपेक्ट करेंगे स्पेसिफिकली इन अ रिसेशनरी एनवायरनमेंट शुड कंटिन्यू। attrition 20.1%, which I think जो आपने एक ट्रेजेक्टरी बताई थी जिस तरह से attrition कम होते जाएगा, आई थिंक हम उस ट्रैक पर तो आ गए। क्या आगे आउटलुक लग रहा है? क्या ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड और भी कंटिन्यू होगा आगे, यू थिंक अब यहाँ पर स्टेबल हो गया है? सर एट्रिशन का क्वेश्चन ऐसा है कि 21.3 से 20.1 आए हैं हम इस क्वार्टर में। LTM देखा जाए तो 120 बेसिस पॉइंट, बट क्वार्टरली एनुअलाइज्ड एट्रिशन अगर देखेंगे तो इट इज रिड्यूस्ड बाय 4.2%, तो वो काफी अच्छी बात है। और ये एक्चुअली आगे देखेंगे तो आगे हम लोग कंटिन्यू सी दिस ट्रेंड गोइंग फॉरवर्ड, और दूसरे नेक्स्ट 2 quarters, Q3 and Q4 second half of the year, you will see this attrition levels coming back to pre-pandemic level. तो ये है TCS मैनेजमेंट, और ये सिर्फ एक झलक थी, और बड़ा इंटरव्यू हमने किया है। 12 बजे आप पूरा इंटरव्यू सुन सकते हैं कंपनी के CFO और CHRO के साथ जो बातचीत हुई है उस पर रहेगा फोकस। 12 बजे पूरा इंटरव्यू आप सुनिए। बट अनिल जी, फाइनली TCS मैनेजमेंट के साथ हमारी बात हो गई सर, 2 क्वार्टर बाद, 2 तिमाहियों बाद, 2 तिमाहियों बाद, बिल्कुल 2 तिमाहियों पहले बहुत कुछ हुआ था जी, जो आप सब लोगों ने देखा था, बड़ा मुद्दा भी बन गया था।
आज टीसीएस के मैनेजमेंट ने हमें इंटरव्यू फिर से दिया है। जी। 2 तिमाहियों में हम इंटरव्यू नहीं कर पाए, लेकिन एक दो चीज़ें मैं ज़रूर दीप इसमें कहना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि 2 तिमाहियों पहले हमने जो मुद्दा उठाया था, मुद्दा ये था कि हिंदी के और रिटेल निवेशकों के साथ भेदभाव ना हो। जी। जो भी इंटरव्यू आए किसी भी बड़ी तरह की कंपनियों का, वो एक समय पर हो, सबके लिए एक साथ हो, जी। वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि सब दर्शकों को मौका मिल सके। ऐसा ना हो कि कुछ दर्शक वो इंटरव्यू में। तो वो हमारी मांग थी। हिंदी इंग्लिश तो जो मैनेजमेंट हिंदी बोल सकता है हिंदी बोले, अंग्रेजी भी बोले, फ़र्क नहीं पड़ता। हम कई सारे इंटरव्यू अंग्रेजी में करते हैं। और उसको लेकर शायद एक थोड़ी सी मैं ये कहूँगा, इसको एक शब्द जो देना चाहूँगा, मिसअंडरस्टैंडिंग। क्योंकि हम चाहते थे कि टीसीएस का मैनेजमेंट एम्बार्गो सबके लिए रखे और हिंदी के दर्शकों से भी बातचीत करें, ये हमारी मांग थी। अब ये मांग हमें लगता है कि टीसीएस तक पहुंची थी, टीसीएस के मैनेजमेंट तक भी ये मांग पहुंची नहीं। और फिर अब जब हमने ये टीवी पर हमने उस मुद्दे को उठाया तो बात थोड़ी बढ़ गई। बाद में जब हमने ये बात की, पता किया, तो हुआ ये कि टीसीएस के मैनेजमेंट तक वो बात पहुंची नहीं। अच्छा। क्योंकि क्या होता है, पीआर एजेंसीज होती हैं, दूसरे जो लोग होते हैं उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये आप रखिए, लेकिन अगर वो उन्हें बताएंगे नहीं तो उन्हें कैसे पता चलेगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली। एक चीज जो कहना चाहता हूँ इस मामले में, जो सबसे बड़ी बात है, वो ये कि कोई भी ग्रुप, कोई भी कंपनी और कोई भी मैनेजमेंट महान तब बनता है जब वो वाकई में सभी इन्वेस्टर्स को बराबर समझता है, और जहां भी उनको पहला संकेत ऐसा मिले उसे वो तुरंत ठीक करके आगे बढ़ता है। इस मामले में टीसीएस, टाटा ग्रुप, राजेश गोपीनाथन साहब, प्रीति वासन साहब पास नहीं हुए, डिस्टिंक्शन नंबर भी नहीं लाए, 100 में से 100 लेके आए। ये ऐसी कंपनियां मार्केट का रेस्पेक्ट देती, कमांड करती है। तो मैं टीसीएस के मैनेजमेंट को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, और इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि भले ही टीसीएस एक ऐसी कंपनी है जहां विदेशी निवेशक ज्यादा हैं, हिंदुस्तान की टॉप 3 कंपनी में हमेशा रहती है, राइट, फॉरेन इन्वेस्टर्स उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हिंदी के दर्शकों की मांग को समझा। इस बार उन्होंने एम्बार्गो सबके लिए रखा है। आप देखिए, दोनों महानुभाव जो आए बहुत अच्छी हिंदी में भी बात कर रहे हैं, अंग्रेजी में भी बात करने वाले गेस्ट हमारे पास हमें टीसीएस से मिलेंगे। तो मैं जितनी तारीफ करूँ टीसीएस की उतनी कम है, और इसीलिए यही फर्क है दूसरी कंपनियों में, टीसीएस में यही फर्क है दूसरे ग्रुप्स में, टाटा ग्रुप में। वो तुरंत उन्हें बात समझ में आई कि हमने ये मुद्दा क्यों रेज किया, और उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल आपका पॉइंट जायज़ है, और हम तक ये बात ही नहीं पहुंची। मैं 101% कहना चाहता हूँ, कहीं टीसीएस के मैनेजमेंट की भी कोई गलती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर कम्युनिकेशन गैप रह गया तो नेचुरली वो फिलअप हो गया, उन्हें भी पता है, उन्हें भी लगा कि अरे ये अचानक से क्या हो गया, हम क्यों इतना बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं, विच इज़ फेयर। तो उसको सुलझाने में थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन जो टीसीएस के मैनेजमेंट ने किया है, कमाल किया है, और यही वजह हम हमेशा से टीसीएस के फैन रहे हैं, हमेशा से टाटा ग्रुप के फैन रहे हैं। और जो उनके कहना चाहिए कि जो उनके गुण हैं ऊपर से आए, रतन टाटा साहब, और उनसे पहले से टाटा ग्रुप से लेकर फिर चंद्रा सर, राजेश गोपीनाथन सर, अब प्रीति सर हैं, ये वो आते हैं, उनके पूरे कैरेक्टर में आते हैं, उनके पूरे डीएनए में आते हैं। तो इसलिए मैं एक बार फिर से टीसीएस के मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे सारे दर्शकों के बिहाफ पर, क्योंकि आपकी कंपनी को रिटेल इन्वेस्टर्स, हमारे दर्शक पसंद कर, हम हैं वो जिन्होंने टीसीएस के बायबैक पे पूरा का पूरा शो किया, इतनी मेहनत करके। हम चाहते हैं किस तरह से लोग टीसीएस में निवेश करें, पैसा बनाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से मैं इस मंच से ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ हमने कठोर शब्दों का इस्तेमाल भी किया, अगर उन्हें बुरा भी लगा हो, दिल दुखा भी हो, तो हम तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो माफ़ी मांगते हैं, बिल्कुल सीधी सी बात है। लेकिन हाँ, जो पॉइंट था वो पॉइंट सही था, उन्होंने समझा भी, एक्सेप्ट भी किया और लागू भी कर दिया। ये बेस्ट पार्ट है, तो इसके लिए टीसीएस का मैनेजमेंट बधाई का पात्र है। बिल्कुल। तो चलिए, बढ़िया है, एक झलक तो आपने सुन ली, और पूरा इंटरव्यू आप 12 बजे सुन भी सकते हैं जो स्वाति ने किया है। आइए फिर हमारी टीम से और नतीजों के बारे में और खबरों के बारे में जानते हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी कई सारी हैं। नुपुर, साथ ही अरमान, वरुण और कुशल हैं तैयार। नुपुर, मॉर्निंग बताएं, ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं? माफ कीजिएगा अरमान, पहले आप बताइए ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं। जी, ट्रिगर्स में जैसे कि आपने कहा था नतीजे, निफ्टी में अगर इन्फोसिस के नतीजे आते हुए दिखेंगे, जिसमें आप पोस्ट मार्केट जो है नतीजे आएंगे। उग्रो कैपिटल, यहाँ पर बोर्ड बैठक में QIP का इश्यू प्राइस पर विचार किया जाएगा। PNB हाउसिंग फाइनेंस राइट इश्यू जो है वो आज से खुल जाएगा। इमामी पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो बायबैक ऑफ शेयर्स है वो भी आज से जो है होते हुए दिखेंगे।
इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया, यहाँ पर जो प्री आईपीओ जो इक्विटी शेयर्स कैपिटल है उनका जो लॉक इन है वो खत्म होगा। एक्स डेट है ब्रिटेन इंडस्ट्रीज में इंटरिम डिविडेंड है 72 का, और सोम डिस्टिलरीज और ब्रेवीज जहां पर राइट इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स के लिए भी एक्स डेट है। और ग्लोबल के हिसाब से अंत में ध्यान रखिएगा यूएसए का पीपीआई का मार्च महीने का डेटा भी आएगा। ओके, तो ढेरों ट्रिगर्स हैं आज के लिए। आज ही काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट डेटा भी आ रहा है। अनूपर मॉर्निंग बताएंगे नतीजे और खबरें। गुड मॉर्निंग। जैसे कि टीसीएस हम डिस्कस कर चुके हैं, तो कैश के आनंद राठी के नतीजों के साथ शुरुआत करते हैं। नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखेंगे आपको पिछले साल के कंपैरिजन में। क्वार्टर 4 में 28% की रेवेन्यू में ग्रोथ आती दिखी है। मुनाफा देखें तो 23% से बढ़कर आया है। एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM में भी 18.5% की ग्रोथ है, और डिविडेंड कंपनी ने 7 रुपये का डिक्लेयर किया है। गाइडेंस भी दिया है, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आय का गाइडेंस है अगले साल का 19% की ग्रोथ वो एक्सपेक्ट करके चल रहा है, और मुनाफा देखें तो 21% की ग्रोथ का टारगेट उनका FY24 का है। न्यूज़ में देखें तो BHEL जहां पे कंपनी को NPCIL के साथ MOU साइन किया है। MOU के तहत दोनों ही कंपनियां न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के विकास की पॉसिबल जो भी एक्सप्लोर करना है वो करेगी, तो पॉजिटिव न्यूज़ है BHEL के लिए। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जहां पे 3 साल के लिए MD और CEO पद पर संजय अग्रवाल साहब फिर से नियुक्त हो चुके हैं, उन्हें RBI की मंजूरी मिल चुकी है, तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ है। बैंक्स और NBFC पे भी आज नज़र रखेगा, क्योंकि ये भी फोकस में रहने वाले हैं, क्योंकि लोन डिफ़ॉल्ट पर पेनल्टी लगाने पर RBI का ड्राफ्ट नियम जारी हो चुका है, जहाँ पर पेनल्टी को लेंडर्स कमाई बनाने का जरिया ना बनाए, पेनल्टी पर ब्याज जोड़कर गलत ना करे, ऐसा करने के लिए कहा गया है। और ड्राफ्ट नियमों पर रिजर्व बैंक ने 15 मई तक सुझाव मांगा है, तो आज बैंक्स और NBFC पे रखिए नज़र। राइट्स जहाँ पे KIIFB से कंपनी को 72 करोड़ का एक नया ऑर्डर मिला है। PMC वर्क के लिए ऑर्डर मिला है। केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड्स की तरफ से ऑर्डर मिलते दिखाए, तो राइट्स भी फोकस में रहेगा। और RVNL जहाँ पे कंपनी को नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे से 63 करोड़ का एक ऑर्डर के लिए LOA मिला है, तो ये स्टॉक पे भी आज आपको रखनी है नजर। ओके, तो ये है आपके लिए खबरें और ऑर्डर विंस तो रेलवे स्टॉक्स के लिए लगातार आ ही रहे हैं। वरुण मॉर्निंग बताएं, आप कौन सी खबरें लेकर आए हैं आज? मॉर्निंग दीप, तो और काफ़ी सारे ऑर्डर विंस है, जिसमें से एक BL कश्यप को मिला है, करीब 141 करोड़ का ऑर्डर जो है वो इस कंपनी को मिला है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन जो है उससे ये ऑर्डर इस कंपनी को मिला है। मौजूदा तारीख तक टोटल ऑर्डर बुक जो है इस कंपनी की करीब 2522 करोड़ के आसपास की हो चुकी है। वरुण बेवरेजेस, यहाँ पे नजर रखेगा, 2 मई को बोर्ड की बैठक है। नतीजों के साथ साथ शेयर विभाजन पे ये कंपनी जो है वो विचार करने वाली है। वर्धमान स्पेशल स्टील्स, कल बोर्ड की बैठक थी, 1:1 रेशियो में बोनस शेयर जारी करने के लिए मंजूरी दी है। करीब 4.06 करोड़ बोनस शेयर जो है वो जारी करने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। जिंदल स्टेनलेस, एक स्पेशल डिविडेंड आने वाला है। यहाँ पे 18 अप्रैल को बोर्ड की बैठक है, जहाँ पे स्पेशल डिविडेंड पे विचार करेंगे। जिंदल स्टेनलेस हिसार के साथ मर्जर और नए शेयर की लिस्टिंग होने की वजह से ये जो स्पेशल डिविडेंड है ये कंपनी दे रही है। और आखिरी में SRF, 12 अप्रैल को दहेज से प्लांट जो है उसमें कमर्शनिंग जो है वो शुरू हो चुका है, कमर्शियल ऑपरेशंस जो है वो शुरू हो चुके हैं। 223 करोड़ के आसपास के फार्मा प्रोडक्शन जो है उसका उत्पादन शुरू करेंगे। 25 जनवरी को बोर्ड ने प्रोजेक्ट के लिए फार्म जो प्लांट है उसको मंजूरी दे दी थी बेसिकली, और उसका कमर्शियल ऑपरेशन जो है वो अब इस कंपनी ने शुरू कर दिया है। तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आज की। ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं। आइए चलते हैं कुशल के पास। FIR मॉर्निंग कुशल, बड़ी रिपोर्ट्स के साथ शुरुआत करते हैं, वो भी स्पेशली TCS पर। बिल्कुल मॉर्निंग दीप, सबसे पहले TCS पर रिपोर्ट्स आ रही हैं। यहाँ पर 8 कंपनियों ने यहाँ पर TCS पर अपने ब्रोकरेज जारी की है, जिसके अंतर्गत 2 में आउट परफॉर्म है और लार्जली बाकी सब में या तो इक्वल वेट, अंडर वेट, होल्ड या सेल या रिड्यूस रेटिंग है। बट हालांकि टारगेट्स देखेंगे आप तो बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस नहीं हुए हैं। JP मॉर्गन की बात करूंगा, यहाँ पर अंडर वेट रेटिंग इन्होंने बरकरार रखी है। लक्ष्य 2750 से घटाकर 2700 रुपये के सबसे कम टारगेट्स ये देते हुए नजर आ रहे हैं, और ये मान रहे हैं कि यहाँ पर जो Q4 है वो मिस है अक्रॉस द बोर्ड, क्योंकि यूएस में जो BFSI सेगमेंट है वहां पर चैलेंजेस हैं, और आगे चलकर यूरोप पर भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है, इनका मानना है। और क्लाइंट कॉशन ऑफ कोर्स है ही है, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट डेफरल्स और साथ ही डिस्क्रिशनरी टैक्स स्पेंड्स भी आगे चलकर कम हो सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर इन्होंने अंडरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है। दूसरी तरफ आप देखिए तो जेफरीज की राय आ रही है, यहाँ पर होल्ड रेटिंग बरकरार रखे हुए, टारगेट्स 3500 से घटाकर 3375 के करते हुए दिखे हैं, और अभी भी आउट परफॉर्म रेटिंग मैक्वेरी ने बरकरार रखी है, और जो 4510 रुपए के टारगेट्स देते
हुए दिख रहे हैं नतीजों के बाद। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, मॉर्गन स्टैनली की यहाँ पर राय आती हुई दिख रही है। ओवररेट रेटिंग इन्होंने रखी है, 835 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं। ये मान रहे हैं जो आरबीआई ने एक्सटेंशन अप्रूव किया है एमडी और सीईओ का रीअपॉइंटमेंट का अगले 3 सालों के लिए, वो आगे स्टांस ऑफ कॉन्फिडेंस जताता है और अर्निंग्स मोमेंटम जो है कंपनी की वो आगे चलकर एक स्ट्रॉन्ग री रेटिंग का फैक्टर बन सकता है। इसीलिए सिटी ने भी खरीदारी की राय बरकरार रखी है और 740 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ने एनर्जी कंपनियों पर भी अपनी रिपोर्ट निकाली है और ये मान रहे हैं कि जो डोमेस्टिक डिमांड है वो इंप्रूव हो रही है और आगे चलकर एक अच्छा सिग्निफिकेंट अपसाइड ही एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और इस वजह से इन्होंने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर तो टारगेट्स घटाए हैं, जहां पर डाउनग्रेड टू अंडरवेट किया है इक्वल वेट से। एचपीसीएल पर लक्ष्य 220 का कर दिया है 254 से, और बीपीसीएल पर भी 440 से घटाकर 390 रुपए के टारगेट्स देते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ओएनजीसी गेल पर इन्होंने टारगेट्स बढ़ाए हैं, ओवररेट रेटिंग की बरकरार रखे हैं। ओएनजीसी पर 199 से 218 और 124 से 135 के टारगेट्स अब ये गेल पर देते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ बड़ी रिपोर्ट्स। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं कुशल? देखिए, और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आ रही है इंडियन आईओसी पर। मॉर्गन स्टैनली ने ओवररेट रेटिंग बरकरार रखी है, 88 से 100 के टारगेट दे रहे हैं। ऑयल इंडिया पर भी 323 से बढ़ाकर 340 रुपए के आसपास के टारगेट दिया है। ओवररेट रेटिंग यहाँ पर भी रखी है। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर पर। एचएसबीसी की इनिशिएटिंग कवरेज है, इनकी खरीदारी की राय रखी है और ये कंपेलिंग इन्वेस्टमेंट प्ले मानकर चल रहे हैं। 1025 रुपए के टारगेट दे रहे हैं, मौजूदा भाव 730 रुपए का है। आगे चलकर FY25 तक ये मान रहे हैं कि मुनाफा डबल हो सकता है और रेवेन्यू और पैट में भी 20% तक की ग्रोथ आ सकती है। गोल्डमैन सैक्स की राय है, खरीदारी की राय है M&M पर, और यहां पर लक्ष्य लेकिन 1600 से घटाकर 1490 रुपए के ये कर रहे हैं। और अंत में इंडिया मार्ट इंटरमेश, यहां पर बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट आती हुई दिख रही है। इन्होंने अपग्रेड किया है, खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य जो है 6390 रुपए का ये दे रहे हैं। फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड एनवायरमेंट जो है इनके लिए अभी बनता हुआ दिख रहा है। ओके, तो ये है सारे के सारे रिपोर्ट्स जिन पर रहेगा आज भरपूर एक्शन। 6390, वाह, बड़े टारगेट्स, और स्टॉक है भरपूर एक्शन में इंडिया मार्ट, और आज रिपोर्ट्स भी दमदार। आइए, दमदार एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ तैयार है और आज है वीकली एक्सपायरी का दिन, लंबा वीकेंड है। दीप, पता नहीं क्या क्या चीज़ों से आज बाजार एक्शन रिएक्शन देगा। एक दो चीज़ें नहीं, हाँ, अमेरिका के आंकड़े, वीकेंड एक्सपायरी, टीसीएस के रिजल्ट, इन्फोसिस आने। अच्छा, एक काम क्यों नहीं करते जी, हमारे एक्सपर्ट्स तो ही हैं जो आपको बताएंगे, हमारे दर्शकों की भी राय ली जाए। हाँ बिल्कुल, कि आपके हिसाब से आज वीकली एक्सपायरी फिर थर्सडे थंडर है तो एक्शन भरपूर रहना है। 3 दिनों की छुट्टी के पहले आपको पूरा मशक्कत करवाई जाएगी। तो जरा आप भी अपना ट्वीट करके राय बताइए बिल्कुल कि बिल्कुल, आज बिल्कुल। सबसे ज्यादा बड़ा ट्रिगर एक्सपायरी के लिहाज से कौन सा। मैं एक जल्दी से ट्वीट डालता हूँ और उस ट्वीट पे आप अपना रिस्पॉन्स दीजिए कि कौन सा बड़ा ट्रिगर है जिसके दम पर आज वीकली एक्सपायरी होगी। आइए, तब तक बिगुल पिक ऑफ द डे का। आज हम शुरुआत करेंगे 2 बार गुड मॉर्निंग बोलने वाले सुमित जी के साथ। सुमित जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग जी, बताए सर। जी अनिल जी, अनिल जी, तो आज पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक सिलेक्ट करना है, बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक के अंदर मोमेंटम बना हुआ है। इंडसइंड बैंक मेरे को लग रहा है कि यहाँ से आज और 1-2 दिनों के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। 1070 के आसपास इसके अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा इंडसइंड बैंक में। नीचे में जो स्टॉक का सपोर्ट है 1050, यानी 1050 का स्टॉप लॉस लगाना है। और यहां से ऊपर में जो मूव देखने को मिल सकता है उसमें 1100 का पहला टारगेट बनेगा, 1125 का दूसरा टारगेट बनेगा। तो 1050 के स्टॉप लॉस से इंडसइंड बैंक में खरीदारी करना है 1100 से 1125 के टारगेट्स के लिए। 1100-1125 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। बंसल जी, सुप्रभात। बताए सर, आपको क्या पसंद है? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। पहले तो अनिल जी, आज आप पूछना भूल गए कि कल शाम को मैंने क्या करा। अनिल जी, कल बहुत इंपॉर्टेंट काम करा। हाँ। कल अनिल जी, सीनियर सिटीजन्स को, जो मेरे पार्क वाले अनिल जी, उनको स्पेशल स्क्रीनिंग करके उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे शाम को गया था। वो जोमेटो वाला अनिल जी ऐड देखना चाह रहे थे। अब वो लोग सोशल मीडिया पे नहीं है, ट्विटर पे नहीं है। अच्छा। तो उनको अनिल जी स्पेशल स्क्रीनिंग करके बड़े वाले वो स्टैंड पे अनिल जी मोबाइल को पकड़ के, हाँ। डर भी लग रहा था नीचे ना गिर जाए मोबाइल, तो उनको पूरा वो आपका ऐड अच्छे से दिखाया। हाँ। तो अनिल जी, उनमें से 1-2 लोग थे, वो कहते थे रोल थोड़ा छोटा है। तो मैंने कहा जी पता दे दो, सिंह साहब को बोल देंगे, मोपेड पे आ जाएंगे, पिज्जा की डिलीवरी कर रहे हैं। धन्यवाद बंसल जी। अभी तो जो ये डिलीवरी ढंग से हो जाए वही काफ़ी है, लेकिन
एड था भी ऐसा ना कि बंसल जी का डर जायज है। इतना वायलेंट एड है तो कहीं मोबाइल गिर जाए टूट जाए तो भी बड़ी बात नहीं है। धन्यवाद, और आपके सारे सीनियर सिटीजन्स को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा बंसल जी। अगली बार जब भी आपसे मुलाकात हो, और उनके प्यार के लिए, उनके स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। अनिल जी, पिक ऑफ द डे है मेरा गेल, जिसको मैं और कुणाल जी कंटिन्यूसली रिकमेंड करते आ रहे हैं। 106 का एक स्टॉप लॉस लगाना है 113 के टारगेट के लिए। गेल पे खरीदारी करें, और डिस्क्लेमर है अनिल जी, यहाँ पर निजी निवेश है। अच्छा, गेल में निजी निवेश, वाह, वेरी गुड। तो ये है बंसल जी की तरफ से खरीदारी करने की राय गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल पर। आइए, हिमांशु जी भी तैयार है। हिमांशु जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीप, सभी को सुप्रभात। अनिल जी, कोइंसिडेंटली पिक ऑफ द डे मेरा भी गेल ही था। बहुत अच्छा ब्रेकआउट उस पर देखने को मिला है, बट क्योंकि बंसल जी ने उसको ऑलरेडी कवर किया है, तो जो मेरा तरफ से दूसरा पिक ऑफ द डे रहेगा वो रहेगा जीएमआर एयरपोर्ट्स, यानी कि जीएमआर इंफ्रा के नाम से जिसको हम जानते थे। 43.70 का यहाँ पर क्लोज है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी तेजी के बाद पिछले 3-4 दिनों में कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आया, और उसमें से आज एक अच्छा ब्रेकआउट होने का पोटेंशियल स्टॉक में रखता है। तो 43.50, 43.25 इस रेंज में कोई भी डिप मिलता है तो खरीदारी करें। 42.50 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 47 रुपए तक के टारगेट्स के लिए जीएमआर इंफ्रा मेरी तरफ से रहेगा आज का पिक ऑफ द डे। ओके, तो था तो गेल ही, फिर इन्होंने सोचा गेल तो ले लिया, तो अब मैं कौन सा देखूं, नीचे नीचे गए तो जी पे ही जीएमआर पे अटक गए। हिमाचल बोला इसी लेटर पे गेल के बाद जीएमआर, बोले यही दे दो, मेरा नंबर आ जाएगा जल्दी से। तो यही वजह है हिमांशु जी, टारगेट, और एक बार टारगेट भी फिर से बताइएगा जरा। अनिल जी देखिए, वजह ये भी है, और एक वजह और है कि 3-4 स्टॉक्स शॉर्टलिस्टेड रहते ही हैं जो स्क्रीनर पे रहेंगे ड्यूरिंग द डे। तो जब गेल कवर हो गया तो फटाफट जी से अगला जीएमआर लिस्ट में आया। तो ये था, और टारगेट अनिल जी 47 रुपए का है। 47 रुपए के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस 42.50 का स्टॉप लॉस, 43 रुपए का। तो काफी कुछ है। हिमांशु जी हमारे यहाँ ऐसे एक्सपर्ट हैं जो मतलब बहुत कई बार बोलते हैं बहुत काम किया, 2 स्टॉक लाए। उनके लिए हिमांशु जी ने जो कहा है वो ध्यान से सुने। ऐसे एक्सपर्ट्स वो इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए मैं बता रहा हूँ। हिमांशु जी ने अभी भी कहा कि वो 3-4 स्टॉक ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट करके रखते हैं। तो जो लोग 2 स्टॉक लाते हैं वो ये ना समझे कि वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, ऐसा हिमांशु जी ने कहा है इनडायरेक्टली आप सबको। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी सबसे पहले तो आज जो ये बंसल जी ने बात छेड़ दी अनिल जी आपके ऐड की जी, तो अनिल जी एक जिज्ञासा थी, एक प्रश्न मन में अनिल जी जब से ऐड देखा है तब से चल रहा है। आप कहें तो सवेरे प्रश्न कर लो अनिल जी। जी पूछिए। अनिल जी इस ऐड में आपको जो वो आप जब गिरे थे अनिल जी, तो क्या नीचे से किसी ने खींचा था, या आप मतलब ये गिरने वाला अनिल जी कैसे हुआ अनिल जी, प्लीज एक्सप्लेन करिए। कुछ नहीं, आप इंट्रोस्पेक्शन करिए। जनरली आप जब दूसरों को गिराते हैं तो आप कैसे गिराते हैं, वही आप वाला ही फॉर्मूला है, सीधी सी बात है। देखो आदमी खुद तो कोई अपने आप से गिरना नहीं चाहता, करेक्ट। ऐसा तो आदमी कोई मुझे नहीं मिला अब तक कि जो खुद ही गिरना चाहता हूँ कि मैं गिरना चाहता हूँ, तो कोई तो गिराएगी। आई होप कि आपको अपने सवाल का जवाब बिल्कुल मिल गया है। जी कुणाल जी, 100% पक्का गिराया गया है, नहीं तो मैं इतना बुरी तरह से गिरता नहीं। जी सर बताएं। तो हाँ, थोड़ा उसमें एक्टिंग का भी योगदान होता है कि गिरना है, मतलब ऐसा गिरते हुए नेचुरल भी लगना चाहिए थोड़ा, है ना। तो आपको पता भी है कि होने वाला है। हाँ पता है, लेकिन वो नेचुरल एक्टिंग में यही है ना भाई। अब वो नहीं अनिल जी। जी 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 सर। अनिल जी जी अनिल जी मैं यही जानना चाह रहा था अनिल जी आपसे कि एक तो एक तरह का स्टंट हो गया अनिल जी जो हम फिल्मों में देखते हैं। तो अनिल जी कोई स्टंट डायरेक्टर था जिसने आपको बताया, कैसे आपने किया अनिल जी स्टंट? हाँ ये जानना चाहता हूँ। नहीं वो तो डायरेक्शन में ही करना पड़ता है, और अभी तक तो पहला ही ऐड था, तो अभी तक अपने इतने फेमस तो हुए नहीं कि अपने को वो डुप्लीकेट मिल जाए। तो खुद ही को करना पड़ता है, और पुरानी वर्जिश का कसरत काम आती है ऐसे टाइम पे। आप अगर थोड़े फिट है तो चिंता की बात है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत लगने का डर रहता है, और लगती भी है, ऐसा नहीं कि नहीं लगती। हाँ, ऐसा होता है। वो एक्सप्रेशन भी तभी से ही आते हैं। अगर थप्पड़ वो एकता कपूर के सीरियल की तरह गाल के पास से निकल जाए तो थोड़ी वो एक्सप्रेशन आएगी, जब लगेगी तब एक्सप्रेशन अलग ही होते हैं। तो वाकई में मतलब मजा तो आया लेकिन करने में। जी कुणाल जी बताएं सर। अनिल जी हमें
देखने में भी बहुत मजा आया अनिल जी। धन्यवाद सर। और अनिल जी खरीदारी की राय मेरी भी गेल में ही है, और जी में अनिल जी लेटर में और कोई शेयर है नहीं जिस पर खरीदारी की राय दे पाऊं, तो अनिल जी मैं गेल के साथ ही वापस गेल को दोहरा देता हूं। मेरी भी गेल पर खरीदारी की राय है। 107 पर स्टॉप लॉस रखें, 111 113 ये लक्ष्य होंगे। ओके, क्या बात है, आज सबके सब गेल पे बुलिश। चलिए सेठी साहब से भी ली जाए राय उनकी। सेठी साहब सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर आज के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी पहले तो कल जो यूएस मार्केट्स में एक अच्छी तेजी ओपनिंग में हुई थी वो फिजल आउट हो गई जैसे ही फेड के मिनट्स के आउटकम आए, और उसके बाद हमने देखा एक गिरावट आई और बाजार एक हल्का फुल्का गिरावट के साथ बंद हुआ। बाकी हम 8 दिनों से तेजी कर रहे हैं। आज एफएनओ की एक्सपायरी का दिन है और फिर कल से एक्सटेंडेड वीकेंड है, तो ऑल इन ऑल बाजार में आज थोड़ा वोलेटाइल भी लगता है और थोड़ा नेगेटिव रह सकता है, या फिर पॉजिटिव भी रहेगा तो फ्लैट सा बाजार लगता है। बाकी अनिल जी आज का जो मेरा पिक ऑफ द डे रहेगा वो एक बैंकिंग स्टॉक है। एचडीएफसी बैंक में खरीदारी करने की सलाह है। ओवर द वीकेंड इसके नतीजे आएंगे। मुझे लगता है इस बार बैंकिंग सेक्टर से अच्छे नतीजे की उम्मीद करनी चाहिए, और एक क्वालिटी बैंक है जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्म करता है, और इनके जो मर्जर की प्रक्रिया है वो भी काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी है, तो मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक शुड डू वेल। और आज जो आईटी सेक्टर में अगर गिरावट आती है तो उसको संभालेगा बैंकिंग सेक्टर, और एचडीएफसी बैंक में खरीदारी करने की सलाह। 1720 का आज का टारगेट है, 1660 का स्टॉप लॉस। ओके, एचडीएफसी बैंक ये है खरीदारी करने की राय, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो रडार पर सेठी साहब वो भी बता दें आप। बिल्कुल अनिल जी, और 4 स्टॉक्स हैं जिनमें रडार पे रखता है खरीदारी करने की सलाह है। अगर बाजार वीक खुलते हैं तो और अच्छा है, नीचे लेवल्स पे मिलेंगे। आईसीआईसीआई बैंक वुड बी द सेकंड इन द लीग। ये भी बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्टॉक है। मुझे लगता है यहाँ पे भी तेजी करनी चाहिए। 915 के टारगेट के लिए 875 का स्टॉप लॉस। और जो तीसरा स्टॉक है वो कल दोपहर को भी मैंने एज ए लॉन्ग टर्म स्टॉक दिया था, आईटीसी, इस साल का आईटीसी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा लगता है, वो भी खरीदारी कर सकते हैं आज, और 105 का टारगेट है, 98 का स्टॉप लॉस। चौथा स्टॉक आज जो न्यूज में है स्टॉक एसआरएफ पे खरीदारी करने की सलाह है। इनका अभी थोड़ी देर पहले खबरें चल भी रही थी, दहेज में एक नया प्लांट इनका चालू हुआ है, तो उसका एक फायदा देखने को मिलना चाहिए, तो इस पे खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 2475, स्टॉप लॉस 2395। और फाइनली बाजार का दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। इस स्टॉक में यहाँ से तेजी लगती है। 2375 का आज का टारगेट है, 2330 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे स्टॉक्स वायदा कारोबार के जहां खरीदारी करने का मौका सेठी साहब की तरफ से आज की कमजोरी में।